अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी एसएमपीएस के अंदर जो स्विच मोड पावर सप्लाई होती है उसके अंदर आप वीसीसी स्टार्टअप रजिस्टर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होती है। तो ये देखिए, ये है हमारा ट्रांसफार्मर, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। यहाँ पर हम डीसी रेल कनेक्ट करते हैं। इस पे कितने वोल्टेज आएंगे ये डिपेंड करता है कि हमारी पावर सप्लाई किस तरह की है। इसके साथ यहाँ पर कोई मॉसफेट है, कोई भी ड्राइवर किसी किस्म का आईसी कोई भी लगी हुई है। ये क्या करेगी कि जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर से जो वोल्टेज आ रहे होते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज तो हम कहते हैं यहाँ पर ब्रिज कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव वोल्टेज आए ट्रांसफार्मर पे चले गए प्राइमरी वाइंडिंग पे, और इस एंड पे ये मॉसफेट है। इसके अंदर अगर बिल्ट इन है या एक्सटर्नल है, कोई भी मॉसफेट वाली आईसी ये इस तरह करके स्विच करवाएगी। अभी इस आईसी को स्विच करवाने के लिए जितनी भी चिप होती हैं, जितनी भी एसएमपीएस आईसी हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी सर्किट है, उससे आप काम लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो कि खुद से बाइसअप होती है, खुद से उसको फंक्शन करवाते हैं। तो इसको कहते हैं हम वीसीसी। ये सप्लाई पिन होती है, ये इस चिप को काम करवाने के लिए लाजमी है। अभी सर्किट हमारा कितने पे काम कर रहा है, अगर यहाँ पे आपने, मैं कहता हूँ कि 90 वोल्ट से लेके एक ऐसा कन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं, फ्लाई बैक डिज़ाइन करते हैं, एक ऐसा आप कन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं जिसकी वोल्टेज रेंज है 90 वोल्ट आरएमएस। तो इसको 1.414 से करेंगे तो 127 वोल्ट, डीसी रेल पे 127 वोल्ट आ जाएंगे। अगर ये सप्लाई मैक्सिमम इनपुट एसी वोल्टेज आप 245 पे डिज़ाइन करते हैं तो उसको 1.414 से मल्टीप्लाई कर लें तो 346 350 वोल्ट हो जाएंगे। अभी ये लाइन 120 से 127 से लेके 350 वोल्ट तक चेंज हो रही है, लेकिन इस आईसी से काम लेने के लिए हमें इसको कुछ थोड़े से वोल्टेज, वीसीसी सप्लाई हमेशा थोड़े से वोल्टेज होते हैं, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 30 वोल्ट तक जा सकती है। कुछ आईसीज के अंदर ये जैसे TL494 है, वहाँ पे ये 40 वोल्ट तक हो सकती है, लेकिन ये थोड़े वोल्टेज होते हैं। अमूमन इसको 10-20 वोल्ट 25 वोल्ट की रेंज में रखा जाता है। एक तो सूरत हाल ये होती है कि आप एक एक्सटर्नल अलहदा से एक सप्लाई बना के इसको दे दें, लेकिन जो भी सप्लाई बनाएंगे उस सप्लाई के बनाने के लिए उसके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, खर्चे बढ़ते जाएंगे। और दूसरा, ये क्यों लगाया जाता है यहाँ पे स्टार्टअप सर्किट। अभी इसको हमने सप्लाई देनी है, सप्लाई कहाँ से दे, उसके लिए इसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करके थोड़ा सा उसका लेवल डाउन करके उस लेवल तक लाया जाता है जहाँ तक इस आईसी के फंक्शन की ज़रूरत होती है। वो कैसे करेंगे और क्यों ज़रूरत पेश आई। एक तो ये है कि जैसे ही हमने सप्लाई कनेक्ट की, अगर फ़ौरन से इसको ऑन कर दिया जाए उसी वक्त, एक तो ये कैपेसिटर बिल्कुल डेड था, इसके अंदर बिल्कुल चार्ज नहीं था। एक तो ये जितने भी हमारे कैपेसिटर हैं वो बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करते हैं। अगर उसी वक्त इस आईसी को भी लगा दिया जाए, फंक्शन स्टार्ट कर दे, तो उससे क्या होगा कि सर्ज हमारे सर्किट पे बढ़ जाएगी। जो फिल्टर हैं, ब्रिज है, कैपेसिटर है, लाइन में सर्ज आएगी। उससे प्रोटेक्ट करवाने के लिए इस आईसी को डिले दिया जाता है। डिले कैसे देते हैं कि इसको जो बाइसिंग वोल्टेज हैं वो इतनी देर के बाद यहाँ पे दिए जाते हैं कि ये आईसी एक डिले टाइम लेकर स्टार्ट हो। और इसके अंदर एक सर्किट UV का लगाया जाता है जो कि इसके अंदर बिल्ट इन होता है। अभी जब भी आप कैपेसिटर लगाते हैं, अगर इस जगह पे एक कैपेसिटर लगा दिया जाए, कैपेसिटर का एक चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है कि उसको जब कैपेसिटर को सप्लाई देते हैं तो वो अपने 5 टाइम चार्जिंग कांस्टेंट में 63% के हिसाब से वो चार्ज होता है। तो वो एक टाइम लेता है कैपेसिटर अपने चार्ज को मेंटेन करने के लिए। अगर इसकी चार्जिंग करंट को कंट्रोल करा दिया जाए तो ये इसके वोल्टेज का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हैं इसके वीसीसी वोल्टेज, और यहाँ पे है करंट।
किसी भी आईसी को डिस्कस करते हैं तो उसमें उसकी डेटा शीट में हमें पता चलता है। अगर मैं बात करता हूँ UC3842 से लेके 45 तक जो आईसीज़ हैं, अगर हम इन आईसी को डिस्कस करते हैं तो इसकी डेटा शीट के अंदर ये हमें डाटा मिलेगा कि इसकी स्टार्टअप करंट जो आई स्टार्टअप वो है 0.5 मिली एम्पेयर से लेके 1 मिली एम्पेयर मैक्सिमम है। ये इसकी रेंज है स्टार्टअप करंट की, कि आप इसको जो स्टार्टअप करंट देंगे वो इस लेवल पे जाएंगे। इसके बाद बारी आती है UVLO की। UVLO क्या होता है कि अंडर वोल्टेज लॉकआउट फंक्शन होता है कि जब इस आईसी को यहाँ पर इनिशियली कोई सप्लाई नहीं है, हमने जैसे ही चार्जर कनेक्ट किया तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगाई जाती है। ये रजिस्टर लगाकर इस सर्किट की करंट को कंट्रोल करवाया जाता है ताकि ये कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज हो। और ये क्या करेगा, अभी इसके अंदर जो UVLO का पोर्शन है, जो सर्किट है, वो मॉनिटर करेगा कि वोल्टेज बढ़ते जाएं जब तक कि एक ख़ास लिमिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उसकी लेवल की 15 वोल्ट है उसके अंदर UVLO का थ्रेशोल्ड। अगर ये आईसी 10 से लेके 15 तक हम ये लिमिट कर दें, यहाँ पर एक लिमिट है, यहाँ पर दूसरी लिमिट है। ये है इसकी ऑफ लिमिट और इसको कहते हैं ऑन लिमिट, लोअर लेवल और अपर लेवल, क्योंकि ये ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन से वोल्टेज ऐसे बढ़ रहे हैं। अभी हम कहते हैं कि 1 मिली एम्पेयर अगर हम ये करंट को लिमिट करवा दें 0.5 से लेके 1 मिली एम्पेयर तक, मैं 1 मिली एम्पेयर ही लेता हूँ मैक्सिमम जो इसकी अलाउेबल करंट है। इनिशियली ये कैपेसिटर स्लोली चार्ज होगा और बढ़ता रहेगा। जैसे बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुँचेगा जिसको हम कहते हैं 15 वोल्ट है, तो ये आईसी उस वक्त अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगी। ये नहीं है कि आपने सप्लाई कनेक्ट की और ये आईसी ने फंक्शन स्टार्ट कर दिया, नहीं। इसके लिए ये टाइम लगेगा, कितना है, जो आरसी टाइम कांस्टेंट है रजिस्टर और कैपेसिटर का मिलकर इस कैपेसिटर को चार्ज करवाने का जो टाइम बनेगा, उस टाइम के बाद पहले ये आईसी चल रही थी मैक्सिमम 1 मिली एम्पेयर पे, इसकी स्टैंडर्ड करंट है 0.5 मिली एम्पेयर, 0.5 हम मैक्सिमम 1 मिली एम्पेयर लेते हैं। तो उस वक्त तक ये आईसी अपनी आउटपुट को ऑन नहीं करेगी, स्विचिंग स्टार्ट नहीं करवाएगी, लेकिन जैसे ही ये अपनी चिप को एक्टिव करेगी तो उस वक्त ये इसकी करंट ये हो जाएगी। ये होती है तकरीबन आप कह सकते हैं 17 मिली एम्पेयर, इसकी डाटा शीट में आती है। नॉर्मली 0.5 और वर्किंग करंट इसकी 17 मिली एम्पेयर। अभी ये आईसी यहाँ से अभी जैसे चार्ज हुआ, वोल्टेज लेवल बढ़ते बढ़ते UVLO का जो अंडर वोल्टेज लॉकआउट का थ्रेशोल्ड है उस लेवल पे पहुंच गई। जैसे ही यहाँ पे पहुंची स्विचिंग स्टार्ट हो गई, करंट मैक्सिमम इसने अपना जो ड्रा करना शुरू कर दी। अभी हम तो दे रहे हैं 1 मिली एम्पेयर और इस आईसी को जब ये वोल्टेज इस कैपेसिटर पे पूरे हो गए तो इस आईसी को चाहिए 17 मिली एम्पेयर। तो बाकी की करंट ये ड्रा करेगी इस कैपेसिटर से जो इसके चार्ज किया। इसको कहा जाता है VCC होल्ड अप कैपेसिटर। तो ये होल्ड अप कैपेसिटर एक लेवल पे पहुंचा था 16 वोल्ट पे या 15 वोल्ट पे, और इस आईसी ने स्विचिंग स्टार्ट करके 1 मिली एम्पेयर तो हम यहाँ से दे रहे हैं और बाकी के मिली एम्पेयर जो है वो यहाँ से लेके करंट को ड्रा करेगी। तो क्या करेगा, ये कैपेसिटर चूँकि अभी ये तो एक स्टैंड बाई सोर्स है, तो ये इसके वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे कम होते हैं। अभी कम होना शुरू हुए थे लेकिन ये आईसी स्विचिंग स्टार्ट कर चुकी है। जैसे आईसी ने स्विचिंग स्टार्ट की है, इसमें से करंट फ्लो हुई प्राइमरी में से। जब प्राइमरी में से करंट फ्लो हुई तो सेकेंडरी में वोल्टेज मिले। यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क है, उसने आके यहाँ पर इसको बता दिया कि जी वोल्टेज पूरे हो गए। एक तो फीडबैक मिल गई और दूसरा साथ में एक हमारे पास सर्किट होता है, यहाँ पर एक लगा होता है डायोड और उसके साथ एक होती है ये वाइंडिंग जिसको कहा जाता है बायस वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग या VCC वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग इस ट्रांसफार्मर का हिस्सा है। यहाँ से करंट फ्लो हुई, पहले ये सर्किट ऑफ था,
कैपेसिटर ने चार्ज होकर इस आईसी को स्टार्ट करवा दिया। तो इसने क्या किया, ग्राउंड फ्लो करवाया, जो 300 वोल्ट या जो भी वोल्ट थे वो यहाँ पर स्विच किए, करंट फ्लो हुई, सेकेंडरी में वोल्टेज आए। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी वोल्टेज बनना शुरू हो गई, क्योंकि करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो ये वोल्टेज बन के इसको चार्ज करना शुरू हो देंगे। तो ये वाइंडिंग अभी इसको जो वर्किंग करंट है 17 मिली एम्पियर वो प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या करेगी, आईसी अपनी स्विचिंग को मेंटेन कर देगी। किसी वजह से अगर ये वोल्टेज नहीं मिलते तो जैसे ही अभी अगर ये वोल्टेज मिस हो जाते हैं तो ये आईसी इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगी। कब तक, जो इसका ऑफलाइन है, जो इसकी लोअर लिमिट है, मिसाल के तौर पे 15 और 10 वोल्ट पे ये आईसी फिर से ऑफ हो जाएगी, फिर से ये चार्ज करेगी, चार्ज करके जब इस लेवल पे पहुंचेगी आईसी फिर से स्विच इसको कहा जाता है रीबूट मोड। लेकिन नॉर्मली जैसे ही ये आईसी स्विच होके इसका कैपेसिटर का, होल्ड अप कैपेसिटर का लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ, उतनी देर में ये वोल्टेज पहुंच जाते हैं। अब ये तो हो गया इसका फंक्शन कि यूवीएलओ कैसे काम करता है। इनिशियली जब ये वोल्टेज इस कैपेसिटर पर पहुंचते हैं, लोअर लिमिट जो ऑफ यूवीएलओ थ्रेशोल्ड का ऑफ लिमिट है उस पे पहुंचते हैं, उससे गुजर के अपर लिमिट पे पहुंचते हैं जो 15 वोल्ट है, उस पे पहुंचे 15, 18 जो भी किसी आईसी का जो भी वोल्टेज लेवल होगा तो उस पे जाके आईसी स्विच कर जाती है। अभी 17 मिली एम्पियर करंट चाहिए थी, एक यहाँ से आ रही है और बाकी की करंट इस कैपेसिटर से कंपनसेट करेगी। तो ये कैपेसिटर का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसी दौरान यहाँ पे वोल्टेज पहुँच चुके होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। जितना टाइम लगेगा इस वोल्टेज के पहुँचने में, उतनी देर में इस कैपेसिटर को इस काबिल होना चाहिए कि इसके वोल्टेज ड्रॉप होकर आईसी को रीबूट में ना ले जाए। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अभी हम बात करते हैं इस रजिस्टर की वैल्यू की, कि इस रजिस्टर को हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी रजिस्टर लगेगी। जब हमें ये पता चल गया कि ये हम एक फ्लाई बैक कन्वर्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका फार्मूला बहुत आसान सा है कि इसमें से जो करंट फ्लो करेगी यहाँ से, जो इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो उसको कहते हैं आई स्टार्टअप। तो हमें चाहिए आर स्टार्टअप। रजिस्टर की वैल्यू हमने मालूम कर, तो कोई भी रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें उसमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होते हैं वोल्टेज और दूसरा चाहिए होता है करंट। वोल्टेज हमें पता चल गया कि वोल्टेज 127 से लेके 350 वोल्ट तक है, लेकिन कहानी अभी यहाँ पे एक बनती है कि जब आप कोई भी एसएमपीएस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें उसको वर्स्ट केस सिनेरियो, इसका एक फार्मूला होता है कि आप इसको सबसे जो बुरे हालात हैं किसी एसएमपीएस के, उसके अंदर आप डिज़ाइन करते हैं। बुरे हालात कौन से, आगे भी इस पर बुरे हालात ये होते हैं कि जब आपके पास कम से कम वोल्टेज हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 90 से लेके 245 वोल्ट आरएमएस, ये है हमारे पास वोल्टेज लेवल, जो कि ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं। हम किसी भी यूनिवर्सल पावर सप्लाई की जब बात करते हैं तो 90 से लेके 245 वोल्ट। अभी 90 वोल्ट पे इस एसएमपीएस को फुल रेटेड आउटपुट देनी चाहिए। अगर ये आपका सर्किट 30 वाट का है तो जब 90 वोल्ट इनपुट है तो आउटपुट 30 वाट होनी चाहिए। 10 वोल्ट 3 एम्पियर है तो 30 वाट बनेगी। ये नहीं है कि वोल्टेज डाउन होने से करंट कम हो जाए या वोल्टेज कम हो जाए, नहीं, 90 वोल्ट पे आपको रेगुलेटेड वोल्टेज फुल आउटपुट मिलनी चाहिए। और इस पे तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इस पे तो हमारे पास जो शराइत हैं वो पूरी हो चुकी होंगी, लेकिन हमने इसको देखना है। तो जब आपके पास 90 वोल्ट हैं तो 90 को मल्टीप्लाई कर दें 1.41 से, तो 414 से, तो 127 वोल्ट आ जाते हैं। तो आर स्टार्टअप कैलकुलेट करने के लिए आपके पास है वी इन मिनिमम डिवाइडेड बाई आई स्टार्टअप। वी इन मिनिमम हमारे पास आ गए 127 वोल्ट, पहली कंडीशन। और आई स्टार्टअप हमारे पास दो करंट हैं, एक है टिपिकल वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर और दूसरी मैक्सिमम है 1 मिली एम्पियर। 127 इसको डिवाइड कर दें
ये है 254 के रेजिस्टेंस आ जाती है। अभी ये रजिस्टर हमें मालूम हो गई कि हमने कहा कि 0.5 मिली एम्पियर करंट है, तो इस सूरत में हमारे पास 254 के रेजिस्टेंस आ जाती है। हम कहते हैं कि ये आईसी जो टिपिकल करंट है उससे ज़्यादा करंट भी ले सकती है। अगर ये ज़्यादा करंट लेती है, हम 1 मिली एम्पियर नहीं करेंगे, हम 0.5 से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, इन दोनों की मिड रेंज निकाल लेते हैं। तो 127 को डिवाइड कर दीजिए 0.75 मिली एम्पियर से, 0.00075, तो ये 169 के रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये है कब? 0.75 मिली एम्पियर पे। ये एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई कि ये दो करंट वैल्यू हमने देखी, क्योंकि हमारे पास 0.5 से लेके 1 मिली एम्पियर है, लेकिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 0.5 और अपर जो हायर लिमिट है हम उससे थोड़ी सी कम करंट यूज़ करते हैं 0.75 मिली एम्पियर। ये तो है कि जब हमारा ये वोल्टेज लेवल है, इसको आप कहते हैं कि 127 वोल्ट है। जब आप लो लाइन पे फुल रेटेड आउटपुट लेते हैं तो उस वक्त हमारा ये कैपेसिटर भी रिपल्स जनरेट करता है, इसमें वेरिएशन आती है, क्योंकि उस वक्त हम फुल लो लाइन पे यहाँ से ड्रा कर रहे होते हैं करंट। तो उन रिपल्स को अगर आप माइनस कर दीजिए, अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए आप अच्छी रजिस्टर कैलकुलेट कीजिए, तो 127 वोल्ट में हम कहते हैं कि 15% तक रिपल्स आ सकती हैं। तो ये बनते हैं तकरीबन 0.15, तो 19 वोल्ट की रिपल्स आप कह सकते हैं। उसकी आप सेंटर वैल्यू निकाल लें, 19 वोल्ट, 19 डिवाइड बाई 2 कर दें, 9.5। तो हम कह सकते हैं कि 117 वोल्ट हमारे पास बनते हैं। 10 वोल्ट की हम रिपल निकाल लेते हैं, तो 117 वोल्ट को आप दोनों करंट वैल्यू से रजिस्टर मालूम कर लें, डिवाइड बाई 0.0005, ये 5 मिली एम्पेयर आ गई। तो ये है 234 के की रेजिस्टेंस। अगर यही करंट हम कहते हैं कि 0.75, तो ये आ जाएगी 156, 750 माइक्रो एम्पेयर पे 156 की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर हम इन चार रजिस्टर वैल्यू का, जो कि हमारी इस करंट पे, इस करंट पे एक रिपल्स के साथ जिसमें रिपल्स मौजूद हो सकती हैं, उस पे ये रजिस्टर बनेगी। अगर हम बिल्कुल प्योरीफाइड वोल्टेज यूज़ करें, जो रिपल्स वाले वोल्टेज छोड़ दें, तो उस सूरत में हमारी 234 के की रेजिस्टेंस। इनकी अगर आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए 254 प्लस 169 प्लस 234 प्लस 156, ये 813 बनती है। 813 के इसको डिवाइड कर दीजिए 4 पर, तो ये 203 के हमारी एवरेज वैल्यू आती है। तो 203 के लिए 203 के की रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड चार्ट पे आपको 200 के की रेजिस्टेंस मिलेगी। तो 200 किलो ओम रेजिस्टेंस जो है हमारे लिए बिल्कुल फिट रेजिस्टेंस है, यानी इसमें ये सारी रेंजेस कवर होती हैं। इससे ऊपर की रेंज हम 220 के तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी ये रेंज आ रही है 234 और 254, तो 220 के भी हम ले सकते हैं। दोनों में से कोई रेजिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। अभी बारी आती है कि जब आप एक रजिस्टर सेलेक्ट करते हैं, तो रजिस्टर की वैल्यू एक होती है ओहमिक वैल्यू, दूसरी होती है पावर डिसिपेशन, क्योंकि ये एक करंट को रोक रही होती है। तो जब करंट को रोकना है तो वहाँ पर पावर डिसिपेट होगी। तो पावर डिसिपेशन को कैलकुलेशन करने के लिए हमें, अभी देखिए, ये एक सूरत हाल ये है कि कम से कम वोल्टेज पे इस आईसी को स्टार्ट करवाना है। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि मैक्सिमम वोल्टेज पे जो 245 वोल्ट है, उस पे भी इस रजिस्टर ने काम करना है, इस आईसी ने भी काम करना है। तो उस वक्त जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो करंट बढ़ती है। उस वक्त हम देखेंगे कि ये आईसी जब करंट ड्रा करेगी तो ये इस रजिस्टर में से कितनी करंट फ्लो करेगी। तो उसके लिए 245 वोल्ट है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई 1.414 से करेंगे तो 346 वोल्ट। हम इसको 350 वोल्ट कंसीडर करते हैं। 245 वोल्ट को आप मल्टीप्लाइड बाई 1.414 से करेंगे तो 346 वोल्ट बने। तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये 350 वोल्ट। अभी 350 पे जब हमारे पास वोल्टेज हैं
तो पावर कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है V इंटू आई और दूसरा होता है I स्क्वायर R। अभी हमारे पास जो वोल्टेज आ गए वो 350 वोल्ट है और इस सूरत में हमारे पास जो V इंटू आई है, वोल्टेज और करंट, एक तो तरीकाकार हमारे पास ये होता है और दूसरा होता है I स्क्वायर R का, क्योंकि हम एक रजिस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में जब हमारे पास ये वोल्टेज लेवल हाई हो गए तो उस अगर देखेंगे इस आईसी के अंदर यहाँ पर एक इंटरनल जीनर भी होता है। ये 34 वोल्ट का जीनर होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सिंक करंट भी लेगा। यहाँ से वीसीसी का वोल्टेज तो आ रहे हैं लेकिन साथ में ये इस पर भी लोड डालेगा। तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर या इससे भी ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो हो सकती है। तो उस सूरत में जो हमारे पास करंट है हम कह सकते हैं 1 मिली एम्पियर है। तो अगर 350, अगर उस वक्त आप डायरेक्टली 0.001 करेंगे तो 350 मिली वाट, आई स्क्वायर आर करेंगे 350 मिली वाट पावर होगी। अभी ये डेसिपेट कर सकती है, इससे ये वैल्यू बढ़ भी सकती है। 350 मिली वाट तो है, रेटेड डिसिपेशन है। तो अगर आप इससे अपर लिमिट की जो वाटेज में रेजिस्टेंस है वो यूज़ करेंगे तो 500 मिली वाट, हाफ वाट की, 0.5 वाट की रेजिस्टेंस अगर यूज़ करेंगे तो वो किसी वक्त भी अपने मटेरियल के सैचुरेशन के करीब जा सकती है। उसका जो सबस्ट्रेट है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप उससे डबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 700 मिली वाट। 700 मिली वाट में हमारे पास इस वाटेज में नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर वाली रेंज 1 वाट में ले लेंगे। इन दोनों में से कोई भी रेजिस्टेंस 1 वाट रेंज में हम लगा देंगे। रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर को चार्ज करवाएगी, चार्ज करवाने के बाद और जो वोल्टेज हैं उनको अपने ऊपर ड्रॉप करवाएगी। अभी ये तो है एक कंडीशन। आने वाली वीडियो में हम इसकी जो प्रोटेक्शन के लिए एक यहाँ पर एक्सटर्नल जीनर लगाया जाता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस सूरत में इसकी वाटेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।